गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे सिंथेसिस यूजिंग इथाइल एसीटोएसीटेट। तो हमने हमारी कीटोन की सिंथेसिस देख ली थी। अब हम बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सिंथेसाइज करेंगे हमारा एन वेल्ड्रिक एसिड, जो कि आपका हम स्टार्ट करेंगे किससे, हम इथाइल एसीटोएसीटेट से। फर्स्ट स्टेप हमारा सेम रहेगा। यहाँ पे हम उसको ट्रीट करेंगे किसके साथ, सोडियम इथोक्साइड के साथ। हमारा इथेनॉल मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा हमारा इनोलेट आयन। उसके बाद हम उसको ट्रीट करेंगे। हम जैसे कि हमने देख लिया कि जो हमारा इस एसिड पार्ट रहेगा हमारा, हमें अल्टीमेटली पेंटेनोइक एसिड सिंथेसाइज करना है। तो उसके लिए हमारा जो CH2NCOOH है, ये इतना पार्ट है, ये पार्ट हमें मिल जाएगा हमारे इथाइल एसीटोएसीटेट से। तो हमें बाहर से क्या लगाना पड़ेगा, आर ग्रुप। आर ग्रुप में क्या होना चाहिए हमारा CH3 CH2 CH2, यानी कि हमें चाहिए प्रोपाइल ग्रुप चाहिए आर ग्रुप में। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो प्रोपाइल ब्रोमाइड जब यूज़ करेंगे तो हमारा इनोलेट एनाइन अटैक करेगा हमारे कार्बन पे और हमारा ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा सोडियम ब्रोमाइड की फॉर्म में, और हमें मिल जाएगा हमारा ये मॉलिक्यूल। अल्टीमेटली फिर लास्ट स्टेप इसमें सेम रहेगा। इसको हम करेंगे ट्रीट किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ। हीट करेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन होगा। पहला पार्ट हमेशा, एक पार्ट तो हमें हमेशा मिलेगा हमारा एसिटिक एसिड, दूसरा पार्ट रहेगा हमारा इथेनॉल, यहाँ से निकल जाएगा, और थर्ड पार्ट जो रहेगा हमारा वो एसिड, जो कि पेंटेनोइक एसिड यहाँ से निकलेगा, जिसको हम डाइल्यूट एस्टर से ट्रीट करेंगे तो हमें हमारा एसिड मिल जाएगा पेंटेनोइक एसिड, जिसको हम एन वेल्ड्रिक एसिड भी बोलते हैं। तो उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट है सिंथेसिस किसकी, 2-मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड की। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि जो हमारा CHNCOOH ये पार्ट है, ये तो आ जाएगा हमारा इथाइल एसीटोएसीटेट से। अब हमें 2 आर ग्रुप लगाने पड़ेंगे। पहला CH3CH2 यानी कि इथाइल ग्रुप, और दूसरा CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप। तो हम स्टार्ट करेंगे किसके साथ, इथाइल एसीटोएसीटेट के साथ। उसको हम ट्रीट करेंगे सोडियम इथोक्साइड के साथ। तो क्या रहेगा हमारा इथेनॉल मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा हमारा जो इनोलेट एनाइन का फॉर्मेशन हुआ है। पहले अब हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो हम उसको ट्रीट करा सकते हैं मिथाइल ग्रुप के साथ, या फिर हम उसको उस पर ऐड कर सकते हैं हमारा इथाइल ग्रुप। तो हम पहले इथाइल ग्रुप ऐड करेंगे, सो दैट जब हमारी सेकंड SN2 रिएक्शन होगी उसमें हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। इसलिए पहले हम उसको ट्रीट करेंगे किसके साथ, इथाइल ब्रोमाइड के साथ। तो यहाँ पे हमारा सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा हमारा ये मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे कार्बन के पास एक और हाइड्रोजन है, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट करेंगे किसके साथ, सोडियम इथोक्साइड के साथ। तो इथेनॉल मॉलिक्यूल बाहर, और हमें फिर से मिलेगा हमारा इनोलेट एनाइन। अब सेकंड हमें जो ग्रुप लगाना है वो लगाना है हमारा CH3 ग्रुप। तो उसके लिए हम इसको ट्रीट करवाएंगे किसके साथ, मिथाइल आयोडाइड के साथ। सोडियम आयोडाइड एज ए साइड प्रोडक्ट निकलेगा और हमें हमारा ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, जिसको हम फर्दर ट्रीट करेंगे किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ। हीट करेंगे तो हमारा मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा। यहाँ पे एक पार्ट जो हमेशा एज यूजुअल मिलेगा हमें हमारा एसिटिक एसिड, दूसरा मिलेगा हमारा इथेनॉल, और जो हमारा बीच में बच जाएगा हमारा मॉलिक्यूल, जो कि क्या रहेगा हमारा, जिसको हम एक्टिव वेल्ड्रिक एसिड भी इसका कॉमन नेम है, और इसका आयुर्वेदिक नेम रहेगा हमारा 2-मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये थी हमारी सिंथेसिस हमारी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब हम बात करते हैं अगर हमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड सिंथेसाइज करने हो तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इथाइल एसीटोएसीटेट के साथ, उसको ट्रीट करवाएंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा सब में सेम रहेगा, हमें फॉर्मेशन करना होता है इनोलेट एनाइन का। तो जैसे भी हम कोई भी हमारा एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड लेते हैं, उसको हम सबसे पहले ट्रीट कराते हैं सोडियम इथोक्साइड के साथ, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, सो दैट वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर सके और हमें हमारा इनोलेट एनाइन मिल जाए। अब हम इस पे ऐड करवाएंगे हमारा इथाइल क्लोरो एसीटेट। इथाइल क्लोरो एसीटेट में क्या रहेगा, जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक करेगा हमारा CH2 पे, और यहाँ से हमारा Cl मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा ये जो हमारा कंपाउंड मिला। अब इसमें हमारी 2 एस्टर ग्रुप हैं, इनको हम जब कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें फर्स्ट स्टेप जो ब्रेकडाउन रहेगा एसिटिक एसिड एज यूजुअल मिलेगा, और उसके बाद यहाँ से 2 इथेनॉल के मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएंगे और हमें हमारा मिल जाएगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इस केस में हमें कौन सा मिल रहा है, सक्सिनिक एसिड। ठीक है, तो ये थी हमारी सिंथेसिस यूजिंग इथाइल एसीटोएसीटेट। अब हम बात करते हैं सिंथेसिस की किसके, हमारे इथाइल एसीटोएसीटेट को हम कैसे सिंथेसाइज करेंगे। तो उसके लिए हमारी रिएक्शन होती है, हम सबसे पहले लेते हैं इथाइल एसीटेट, उसको ट्रीट कराते हैं सोडियम इथोक्साइड के साथ। सोडियम इथोक्साइड में
क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस है ये भी, और जो हमारा CH3 रहेगा इससे क्या कर लेगा, ये हमारे एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। और इसको करने के बाद यहाँ पे हमारे दो मॉलिक्यूल आपस में ऐड होंगे और हमें अल्टीमेटली मिल जाता है हमारा हाइड्रोलिसिस के बाद इथाइल एसीटोएसीटेट। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या रहता है, हमारा इथाइल एसीटेट लिया हमने, उसको ट्रीट करवाया किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। जो हमारा इथाइल एसीटेट है ये हमारा वीक एसिड होता है, यानी कि हमारा जो CH3 है इस पे जो ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच्ड है तो ये -I इफेक्ट से यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से क्या रहेगा कि मतलब जो हमारी हाइड्रोजन है ये एसिडिक हो जाएंगी। तो लेकिन ये इतनी एसिडिक नहीं होती कि मतलब कोई भी बेस इन पे इसको एब्स्ट्रैक्ट कर सके। इसके लिए यूज़ करते हैं हम स्ट्रॉन्ग बेस, जो कि हमारा रहता है सोडियम इथोक्साइड। जैसे हम इसके साथ यूज़ करेंगे तो हमारा मिल जाएगा, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड निकल जाएगा C2H5OH के मतलब उसमें, और हमारा जो इनोलेट एनाइन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, जो कि हमारा एक वीकर बेस है। अब क्या रहता है कि जैसे ही हमारा बन जाता है इनोलेट एनाइन, अब वो दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है, और फिर उसके बाद क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन पे अटैक होगा तो हमारी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ब्रेक होगी, O- बनेगा, O- फिर से हमारा कार्बन वापस आएगा तो हमारा C2H5O- ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, जो कि सॉल्वेंट से हाइड्रोजन ले लेगा और हमारा इथेनॉल मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा ये 2 स्टेप का रहता है, मतलब मेन जो मैकेनिज्म रहता है। उसके बाद भी थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो हमारा इथाइल एसीटोएसीटेट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, किससे, हमारा इथेनॉल से। ठीक है, तो ये रिएक्ट करता है इथोक्साइड के साथ, और फिर वो क्या रहता है कि हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। तो जो यहाँ पे OC2H5 नेगेटिव निकला है ये इसके साथ अटैक करेगा तो क्या रहेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेगा CH2 से, क्योंकि ये क्या है, हमारा एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। उसके साथ जैसे भी कोई भी बेस आएगा तो सबसे पहले वहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगी, अब ये जो इनोलेट एनाइन बना है ये क्या रहता है, हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, जो कि सॉल्वेंट से हाइड्रोजन ले सकता है। अगर सॉल्वेंट नहीं मिलता किसी और रिएजेंट के साथ इसको ट्रीट कराएंगे तो फर्दर रिएक्शन इजीली हो जाती है। ठीक है, तो यही थी हमारी क्लेजन कंडेंसेशन, जिससे हम सिंथेसाइज करते हैं क्या, हमारा इथाइल एसीटोएसीटेट, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये थी जो क्लेजन कंडेंसेशन हमने पढ़ी है। अब ये किसके साथ थी कि जब हमारे दोनों मॉलिक्यूल सेम हो, यानी कि दोनों हमने क्या यूज़ किए हैं, इथाइल एसीटेट। इसकी जगह पे क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन भी पॉसिबल है। उसमें क्या रहता है, अगर हम कोई 2 डिफरेंट एस्टर ग्रुप ले लेते हैं तो उसमें क्या रहेगा कि हमारे पास 4 पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं। लेकिन अगर हम एक एस्टर ग्रुप ऐसा लें जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन ही ना हो तो उस केस में सिर्फ हमारा एक प्रोडक्ट ही बनेगा, क्योंकि अब बेस के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ से वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। तो हम क्रॉस क्लेजन कंडीशन में क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम इथाइल फॉर्मेट के साथ और इथाइल एसीटेट के बीच में रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या, जो इथाइल फॉर्मेट है उसमें हमारी अल्फ़ा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो क्या रहेगा, अब बेस के पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो इथाइल एसीटेट से क्या करेगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे क्या बनाया उसने, पहले इथेनॉल मॉलिक्यूल बन गया। अब ये अटैक करेगा किस पे, इनोलेट एनाइन जो बना है इथाइल एसीटेट से, वो अटैक करेगा हमारे इथाइल फॉर्मेट के कार्बोनिल कार्बन पे। इसने यहाँ पे अटैक किया और बाहर क्या निकल जाएगा, हमारा OC2H5 नेगेटिव, और हमें फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, इथाइल 3-ऑक्सो-प्रोपेनॉइड का। सिमिलर रिएक्शन हम कर सकते हैं किसके साथ, इथाइल बेंजोएट के साथ एंड इथाइल एसीटेट के बीच में। यहाँ पे भी जो हमारा रहेगा, जो अल्फ़ा कार्बन है जिसके साथ ये अटैच्ड है हमारा COO ग्रुप, वहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो उससे क्या रहेगा कि मतलब जैसे कि अटैक होगा तो यहाँ पे वो अटैक सिर्फ कार्बोनिल कार्बन पे ही पॉसिबल है, उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो वहाँ से बेस हमारा अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीटो इनोल टोटोमेरिज्म की, किसमें, इथाइल एसीटेट में। इसमें क्या होता है कि टोटोमेरिज्म एक फिनोमेनन जो कि हमने पढ़ भी रखा है, फर्स्ट ईयर से ही हमें पता है, जिसमें क्या होता है कि आइसोमेरिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें क्या रहता है, उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है और वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं एक दूसरे के, यानी कि कभी वो कीटो फॉर्म में रहते हैं, कभी वो इनोल फॉर्म में इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं। तो ये होता कैसे है, ये होता है हमारा 1-3 माइग्रेशन होता है किसका, प्रोटॉन का, जो कि एक एटम से जाता है कौन से, दूसरे एटम पे सेम मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, जैसे कि ये हमने एग्जांपल दे रखा है इसको,
ये कीटो फॉर्म है और वो कन्वर्ट किस में हो जाती है हमारी इनोल फॉर्म में। इनोल मतलब इन मतलब डबल बॉन्ड, ओल मतलब अल्कोहल, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगी और उस एक कार्बन से हमारा OH ग्रुप अटैच्ड रहेगा। टोटोमेरिज्म को हम प्रोटोट्रॉफी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि हमारा प्रोटॉन मूव करता है कार्बन टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो जनरली क्या होती है कि जो हमारी कीटो फॉर्म होती है, इसमें जो हमारा इथाइल एसिटोएसिटेट होता है वो हमारा कीटो फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और वो हमारा इनोल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। जब ये इनोल फॉर्म में आता है तो उस टाइम पे ये 6 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन होता है, चेलेशन भी होता है और हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, जिसकी वजह से क्या होती है हमारी इनोल फॉर्म स्टेबलाइज हो जाती है। और इसमें अभी रेजोनेंस भी पॉसिबल है, क्योंकि जब ये रहेगा जो हाइड्रोजन होगी जो ऑक्सीजन से कहाँ जा सकती है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप के कार्बोनिल कार्बन पे, मतलब वो ऑक्सीजन पे हमारी हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है, 3 चीज़ें हो रही हैं, एक रेजोनेंस हो रहा है, दूसरा इसमें 6 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है और थर्ड इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इसकी वजह से इसकी इनोल फॉर्म स्टेबलाइज होती है हमारे इथाइल एसिटोएसिटेट की। तो अभी हमें पता कैसे चलेगा कि मतलब कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कि कीटो फॉर्म में या फिर इनोल फॉर्म में है। तो कुछ रिएक्शंस होती हैं जो सिर्फ कीटो फॉर्म ही दे सकता है, तो हमारा इथाइल एसिटोएसिटेट वो सारी रिएक्शन देता है। यानी कि अगर हम इथाइल एसिटोएसिटेट को ट्रीट करेंगे किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो यहाँ पे आपको एडिशन का प्रोडक्ट मिल जाएगा बड़े इजीली, और हमारा सोडियम बाइसल्फाइड ऐड हो जाएगा किस पे, हमारा इथाइल एसिटोएसिटेट पे। अगर हम HCN के साथ इसको ट्रीट कराते हैं तो यहाँ पे भी उसको 1-2 एडिशन रिएक्शन इजीली मिल जाती है और हमें हमारा साइनोहाइड्रिन मिल जाता है। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ जब हम इसको ट्रीट करवाएंगे तो यहाँ पे भी हमारी हाइड्रोक्सिल अमीन ऐड हो जाएगी किस पे, हमारे कार्बोनिल कार्बन पे, और हमारे ऑक्साइम मिल जाएगा। और सिमिलरली अगर हम इसको ट्रीट करवाएंगे फिनाइल हाइड्रोजन के साथ तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा फिनाइल हाइड्राजोन। अल्टीमेटली जो लास्ट चीज़ रहती है, अगर इसको हम पहले ट्रीट करवाएंगे अल्कोहलिक KOH के साथ, फिर इसको एसिडिफाई करेंगे एंड हीट करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा एसीटोन। ये सारी की सारी रिएक्शन इंडिकेट करती हैं कि हमारा इथाइल एसिटोएसिटेट में कीटो फॉर्म होती हैं। उसके बाद फिर आपका बचता है कि मतलब वो कौन सी रिएक्शंस हैं जो ये बताएंगे कि इसमें हमारी इनोल फॉर्म भी हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको ट्रीट करवाते हैं किसके साथ, सोडियम के साथ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है जो कि किसकी रिएक्शन है, हमारी मतलब अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शन है। सिमिलरली इसको अगर हम ट्रीट करवाएंगे हमारे PCl5 के साथ तो यहाँ भी हमें मिल जाएगा हमारा इथाइल बीटा क्लोरो क्रोटोनेट, जिससे ये पता चल जाता है कि यहाँ पे हमारा OH फंक्शनल ग्रुप का था, जिसको रिप्लेस करा रहा है किसने, हमारे क्लोरीन ने। अगर हम इसको ट्रीट करवाते हैं किसके साथ, फेरिक क्लोराइड के साथ, तो हमें मिलता है रेडिश वॉयलेट कलर, जो कि हमारा जनरली फिनोल्स के साथ हमें मिलता है। हमारा जब हम फिनोल्स को ट्रीट करवाते हैं फेरिक क्लोराइड के साथ तो हमें हमारा रेडिश वॉयलेट कलर मिलता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा इथाइल एसिटोएसिटेट में हमारा OH फंक्शनल ग्रुप है। हम हमारे OH को हम एसिटाइलेटेड भी कर सकते हैं, इसको हम ट्रीट करवा के किसके साथ, एसिटाइल क्लोराइड के साथ, तो हमें मिल जाएगा हमारा एसिटाइल डेरिवेटिव। एंड अल्टीमेटली इसको हम ट्रीट करवाएंगे अगर ब्रोमीन के साथ, तो क्या रहेगा कि जो हमारा नेक्स्ट कार्बन पे जहाँ पे हमारी डबल बॉन्ड थी वहाँ पे हमारा ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाएगा और हमारा HBr एज ए साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो मतलब बेसिकली सारी रिएक्शंस क्या बता रही हैं, यही बता रही हैं कि जो हमारा कीटो एंड इनोल फॉर्म के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। तो वो कौन से फैक्टर हैं जो हमारा बताते हैं कि कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी या फिर हमारी इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी। तो जब से देखा जाए तो जैसे कि हमारा कीटो फॉर्म में रहता है हमारा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होती है, जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है 364 किलोजूल पर मोल, एज़ कम्पेयर टू जो हमारा इनोल फॉर्म में कार्बन डबल बॉन्ड होती है जिसकी स्ट्रेंथ क्या रहती है 251 किलोजूल पर मोल। क्लियरली कि हमारी कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और लेकिन उसके बाद भी कुछ जगह पे हमारी इनोल कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। उसका रीज़न क्या हो सकता है, उसका रीज़न हो जाता है हमारा कॉन्जुगेशन किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ, किसी दूसरे जो हमारी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसका किसी दूसरे कीटो ग्रुप के साथ अगर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है तो उस केस में हमारा इनोल कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। और अगर वहाँ पे साथ के साथ हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बन रही है तो भी क्या रहेगा कि हमारा
अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पॉसिबल है हमारी किसी के साथ इनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ और दूसरे कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के साथ, तब भी क्या रहेगा, हमारा इनोल कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा हमारे इक्विलिब्रियम में। तो इथाइल एसीटेट में जो हमारा कीटो फॉर्म डोमिनेट करती है नॉर्मली, तो उसमें कंटेंट रहता है इसका 92.5 और इनोल कंटेंट रहता है हमारा 77.5%। तो 7.5% भी किस लिए आया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी इनोल फॉर्म है अब उसमें तीन चीज़ें हो रही हैं। एक, चीलेशन हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, 6 मेंबर की रिंग फॉर्मेशन हो रही है और हमारा कंपाउंड स्टेबलाइज हो रहा है। दूसरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है किसके साथ, हमारी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप की हाइड्रोजन के साथ हमारी नेक्स्ट कीटो जो मतलब कार्बोनिल कार्बन है उसकी ऑक्सीजन के बीच में, और हाइड्रोजन के साथ हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पॉसिबल है। और थर्ड रीज़न है इसका कॉन्जुगेशन, यानी कि जो हमारी हाइड्रोजन है वो शिफ्ट हो सकती है किसके साथ, OH से कहाँ चली जाएगी, हमारे ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप के कार्बोनिल ऑक्सीजन पे चली जाएगी। तो उसके बाद अगर हम इसकी जगह पे एस्टर फंक्शनल ग्रुप को रिमूव करके यहाँ पे हम सिर्फ मिथाइल लगा देते हैं, तो उस केस में क्या रहेगा, उस केस में भी हमारे इनोल कंटेंट 78% तक इंक्रीज़ कर जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है कि जो हमारा CH3 ग्रुप होता है वो OC2H5 के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबलाइज करता है हमारी रिंग को, और जो हमारा यहाँ पे जो OC2H5 का -I इफेक्ट रहेगा वो भी यहाँ प्ले नहीं करता। यानी कि जैसा जैसा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल भी हो जाता है और हमारा इनोल कंटेंट भी इंक्रीज़ हो जाता है। जितना ज़्यादा हमारे इनोल कंटेंट की स्टेबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा हमारा इनोल कंटेंट रहेगा। इसका सेकंड फैक्टर होता है हमारा सॉल्वेंट भी अफेक्ट करता है हमारे इनोल कंटेंट को। यानी कि सॉल्वेंट जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप के साथ, वो कीटो फॉर्म को स्टेबलाइज करेंगे। यानी कि जो हमारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं जैसे कि वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल, एसिटिक एसिड, ये सारे स्टेबलाइज करते हैं हमारी कीटो फॉर्म को। जो हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल हेक्सेन, बेंजीन, जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, वो स्टेबलाइज करते हैं हमारी इनोल फॉर्म को। क्योंकि इनोल फॉर्म में जनरली क्या रहता है कि हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। जैसा कि हम टेबल में देख सकते हैं कि हमारी इथाइल एसीटोएसीटेट में वाटर में कीटो फॉर्म होती है अराउंड 99.6%। अगर हम इथेनॉल करते हैं तो वो और डिक्रीज़ हो जाती है, 89.5 पे आ गई। डाइथाइल ईथर में ये 72.9 है, और हेक्सेन जो कि हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट है वहाँ पे ये रहती है हमारी 53.6%। यानी कि जैसे जैसे हम पोलर प्रोटिक टू एप्रोटिक एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरफ इंक्रीज जाते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारी कीटो फॉर्म डिस्टेबलाइज होती जाएगी और हमारी इनोल कंटेंट इंक्रीज करता चला जाएगा।